अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नुमान। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। आज हमारी फर्स्ट रेगुलर क्लास है सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर कोर्स की। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इसकी एक ओरिएंटेशन क्लास होती है, एक इंट्रोडक्टरी क्लास होती है, वो अटेंड कर चुके होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज ही फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे होंगे रेगुलर क्लास से। तो अगर आप में से ऐसे लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं तो काइंडली आप अब तक एक दफ़ा हैंड रेज करके मुझे बता दें, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कितने लोग पुराने हैं और कितने लोग आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। काइंडली अपने जो हैंड्स हैं वो रेज रखिएगा, मैं चेक कर लूँ इस टाइम कितने हैंड रेज। सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर, ये जी हमारा बेसिकली 4 to 5 मंथ्स का ये कोर्स होता है। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पे एक 1 मंथ कोर्स करने आए होंगे सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर का। कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि एक 4 to 5 मंथ्स का कंप्लीट फुल फ्लैज टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजरी का कोर्स करने आए होंगे। तो मैं आप सब लोगों को बताता चलूँ जी कि हमारा जो कोर्स होता है, जो हमारा मेन कोर्स है, वो 4 to 5 मंथ्स का ही होता है। कॉर्पोरेट टैक्स और एडवाइज इसमें जो दूसरे आपके कॉर्पोरेट मैटर्स होते हैं, SECP के, ट्रेडमार्क वगैरह के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, या और जितनी भी कॉर्पोरेट कॉम्प्लाइंसेज होती हैं टैक्स के साथ साथ, वो तमाम हम इस 4 to 5 मंथ्स के कोर्स में कवर करते हैं। अगर मैं आपको इसके मॉड्यूल्स के बारे में गाइड करूँ तो इसमें जो मॉड्यूल्स हैं जी, वो सबसे पहले आईरस, जो कि FBR का पोर्टल है जिसके ऊपर आपकी हर तरह की टैक्स की फाइलिंग होती है। इसके साथ साथ थोड़ी बहुत बेसिक अकाउंटिंग। जो कॉमर्स ग्रेजुएट्स होते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड्स होते हैं, उन्हें तो इस चीज़ में इशू नहीं होता, बट वो लोग जो खुद बिजनेसमैन हैं, यानी कि कॉमर्स ग्रेजुएट्स नहीं है, या फिर वो लोग जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, इन लोगों का थोड़ा सा अकाउंटिंग का नॉलेज वीक होता है, तो इसलिए हम लोग अकाउंटिंग को भी इस कोर्स में ऐड करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप में से जो लोग अकाउंटिंग ग्रेजुएट्स होंगे या कॉमर्स ग्रेजुएट्स होंगे, उनका लिटिगेशन का जो नॉलेज होगा वो वीक होगा। लिटिगेशन क्या होती है? जो वकालत करते हैं हम लोग, जो वकला हजरात केसेस को लेके चलते हैं, कैरी करते हैं, केसेस के बारे में जिरा करते हैं, बहस करते हैं, इसको लिटिगेशन बोलते हैं। तो अब जो लोग कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं वो लिटिगेशन में वीक होंगे। तो कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ में ज़रूर वीक होता है, क्योंकि डिफरेंट लोग हैं और डिफरेंट क्वालिफिकेशन से इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये चीज़ सब लोगों को इकट्ठे पढ़ाने का मकसद यही है, और ये तमाम चीज़ों को कंटेंट में ऐड करने का मकसद यही है कि कोर्स के बाद सब लोग एक ही जगह पे बराबर खड़े हों। अगर कोई लॉयर होगा तो उसको अकाउंटिंग भी आती होगी, टैक्स भी आता होगा, और अपनी लिटिगेशन तो आती ही होगी। अगर कोई कॉमर्स ग्रेजुएट होगा तो उसको अपनी कॉमर्स और अकाउंटिंग के साथ साथ लिटिगेशन भी आती होगी, एडवांस लेवल तक। उसके बाद उन कॉम्प्लाइंसेस के बाद जितने भी आपके लिटिगेशन के मैटर्स होते हैं, खा वो अपील्स हों, आपकी स्टे की एप्लीकेशन हो, एक्सटेंशन की एप्लीकेशन हो, रिफंड्स के क्लेम हो, अपील जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स पर ही क्यों ना हो, किस तरह से आपने अपील को प्रेजेंट करना है, उसके ग्राउंड्स वगैरह कैसे बनाने हैं, ये चीज़ें सब हर किसी को अभी समझ नहीं आ रही होंगी, बट जिन जिनको आ रही हैं, जो लॉयर्स वगैरह हैं, वो लोग इस चीज़ से आइडिया लेते जाएं कि कोर्स के अंदर क्या क्या कंटेंट होगा। खैर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये जो 4 to 5 मंथ्स का 4 से 5 महीने का कोर्स होगा ना, इसके ये कंटेंट्स आपके सामने हैं। टोटल 6 मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर। आईरस एंड बेसिक अकाउंटिंग है, देन कंप्लीट फुल फ्लैज इनकम टैक्स होगा। अप टू 90% हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे इनकम टैक्स को, जस्ट 10% हमारा थ्योरेटिकल कोर्स होगा। उसके बाद कंप्लीट सेल्स टैक्स होगा इसके अंदर, ये भी सारे का सारा प्रैक्टिकल ही होगा हमारा। देन SECP एंड कॉर्पोरेट फाइलिंग्स आ जाएगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पोर्टल पे ऑनलाइन कंपनीज बनाना, सिंगल मेंबर कंपनी से लेके पब्लिक लिस्टेड कंपनी तक हर तरह की कंपनी आपको बनाना सिखाई जाएगी। उनके जितने भी शेयर्स वगैरह हैं उनकी सेल परचेज आपको सिखाई जाएगी। डायरेक्टर्स किस तरह से लगाए जाते हैं, कंपनीज में शेयर्स किस तरह से बढ़ते हैं, किस तरह से शेयर्स खरीदे जाते हैं, कंपनी को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, NGOs क्या होती हैं, एक एक चीज आपको सिखा दी जाएगी और बनाना सिखाई जाएगी प्रैक्टिकली। ये नहीं कि सिर्फ उनके बारे में थ्योरेटिकल चीजें पढ़ा दी जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद जो मॉड्यूल 5 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप टैक्स की एडवाइजरी कर रहे हो, आप कॉर्पोरेट एडवाइजरी कर रहे हो, अक्सर इस तरह से होता है कि काफी ऐसे इदारे भी हैं जो कि आपके जो मेन आपका जो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी होती है उसके साथ साथ इन इदारों से भी आपके बिजनेसमैन को वास्ता पड़ता रहता है। लेकिन हमारा जो टैक्स कंसल्टेंट होता है या जो हमारा कॉर्पोरेट कंसल्टेंट होता है, वो हम अपना मैक्सिमम फोकस तो रखता है इनकम टैक्स एडवाइजरी पे, सेल टैक्स एडवाइजरी पे, या मैक्सिमम SECP में चले जाते हैं लोग। लेकिन ये जो साथ में सपोर्टिंग इदारे आते हैं, इनके बगैर तो मूव नहीं किया जा सकता। लाइक अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के बगैर आगे नहीं चल सकती, चाहे वो टैक्सेशन अपनी फाइल कर रही हो, चाहे वो SECP के मैटर्स को पूरी तरह से कॉम्प्लायंस कर रहे हो, बट PEC पंजाब इंजीनियरिंग पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के बगैर तो नहीं चल सकते ना। इसी तरह से अगर कोई कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देख रही है, उनके बाकी मैटर्स तो आप देख लेंगे, लेकिन क्या वो पाकिस्तान सिंगल विंडो को साथ दिए बगैर चल सकती हैं?
ठीक है, पाकिस्तान सिंगल विंडो बेसिकली वो इदारा है जो पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देख रहा है। इसी तरह से अगर कोई आईटी की कंपनी है तो वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड पीसैब को साथ लिए बगैर नहीं चल सकती। इसी तरह से आपके जितने भी ट्रेडिंग बिजनेसेस होते हैं उनके लिए बेहतर होता है कि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर हो। ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डिफरेंट जगह पे आपके ऑफिस बने हुए हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची वगैरह में। इसी तरह से एक बिजनेस है वो प्रॉपर चल तो रहा है, टैक्स की फाइलिंग कर रहा है, अपनी कॉर्पोरेट फाइलिंग कर रहा है, लेकिन उसको अपने राइट्स भी तो प्रोटेक्ट करने हैं। उसका नाम, उसकी लोगो, उसका ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें कौन प्रोटेक्ट करेगा? कोई और कैसे ना यूज कर ले? कौन सा इदारा होगा जो इंटेलेक्चुअल चीजों को प्रोटेक्ट करेगा? तो वो इदारा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, आईपीओ। ठीक है, इसी तरह से आपके सामने कुछ लोग हैं प्राइवेट कंपनीज में जॉब कर रहे होते हैं। उन प्राइवेट कंपनीज ने भी तो आगे अपने एम्प्लॉयज को कुछ ना कुछ फ्यूचर बेनिफिट्स देने होते हैं आफ्टर देयर रिटायरमेंट या आफ्टर द एंड ऑफ देयर सर्विस। वो कौन सा इदारा होता है? एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन के नाम से इदारा है, ईओबीआई। अब जब ये सारे इदारों का जो नॉलेज है आप लोग सीख लेंगे, देन अगर कोई बिजनेसमैन आपसे कंसल्टेंसी ले रहा होगा तो फिर उसे कहीं और जाना की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जिस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पाकिस्तान सिंगल विंडो होती है ना, पाकिस्तान सिंगल विंडो जो है, बेसिकली सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहां पर एक ही जगह से आपके तमाम तर मामला हल हो जाए, इसे बोलते हैं सिंगल विंडो। हमारा ये जो कोर्स है सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर, ये इसी टाइप की एक सिंगल विंडो टाइप चीज है। ये कोर्स करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जो भी आपका क्लाइंट होगा, जो भी बिजनेसमैन होगा, या जो भी कंपनी होगी जिन्हें आप लोग असिस्ट कर रहे होंगे, उनके लिए आप एक टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर की हैसियत से नहीं रह जाएंगे, बल्कि आप उनके लिए कंप्लीट सिंगल विंडो बन जाएंगे। क्लाइंट आपके पास आएगा, आपके पास आने के बाद उसको टैक्स हो, सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, एससीसीपी हो, उसके बाद आईपीओ हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पीसैप, पीएसडब्ल्यूपी, सीओबी, कोई भी काम हो, इवन दैट उन क्लाइंट्स की डिजिटल मार्केटिंग भी करनी होगी तो वो आप लोग कर रहे होंगे, आपके ऑफिस में बैठे हुए बंदे कर रहे होंगे। तमाम चीजें आपके हाथ में दिए जा रही हैं। जो क्लाइंट आपके पास आएगा इंशाल्लाह उसे अपने दीगर दूसरे कामों के लिए आपके ऑफिस से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये है असल मकसद, इसे कहते हैं फैसिलिटेशन। और इंशाल्लाह ये फैसिलिटेशन आपको प्रोवाइड करेगा ये कोर्स, और आप इस अहल होंगे कि जो चीजें आप सीखेंगे फर्दर आप मार्केट में उन्हीं चीजों में प्रैक्टिस कर रहे होंगे जस्ट आफ्टर दीज 4 मंथ्स। तो ये था जी 4 मंथ्स के बारे में, 4 to 5 मंथ्स का जो हमारा कोर्स है उसका एक छोटा सा तारुफ था। अब दूसरी बात आपको बता ये रहा हूं मैं, जो कि एक जरूरी चीज है, जो कि आप सब लोगों के माइंड में होगी भी, कि आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ इनकम टैक्स का कोर्स करने आए हुए होंगे। ठीक है, इनकम टैक्स एक महीने का कोर्स है जो कि मैक्सिमम हमारा 1 से 1.5 महीने पे चला जाता है। अब वो जो इनकम टैक्स का कोर्स होता है ना, बेसिकली वो हमारे इसी बड़े कोर्स का पहला मॉड्यूल है। ठीक है, जिसके अंदर आईआरएस एंड बेसिक अकाउंटिंग प्लस इनकम टैक्स होता है। तो जब हम लोग ये बड़ा कोर्स करवा रहे होते हैं तो जो लोग सिर्फ इनकम टैक्स में इनरोल होते हैं ना, वो ये पहले 2 मॉड्यूल्स के बाद कोर्स को लेफ्ट कर जाते हैं। उन्हें उनका सर्टिफिकेट मिल जाता है इनकम टैक्स एडवाइजरी का, उनके लिए कोर्स उनका कंप्लीट हो जाता है। जो लोग आगे पूरा कोर्स करना चाह रहे हैं वो सेल टैक्स में मूव कर जाते हैं। तो इसलिए बजाय ये कि मैंने आपको इनकम टैक्स के बारे में गाइडेंस देता स्पेसिफिकली, मैंने आपको ओवरऑल पूरे कोर्स के बारे में बता दिया कि ओवरऑल पूरा कोर्स जो है वो 4 से 5 महीनों का है, जिसके पहले 2 मॉड्यूल्स हैं इनकम टैक्स। इफ यू पीपल आर विलिंग टू लर्न इनकम टैक्स ओनली, देन आप लोग पहले 2 मॉड्यूल्स करेंगे, 1 से 1.5 महीना लगेगा आपको, उसके बाद आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और वो लोग जो अपने 4 से 5 महीने देना चाहते हैं और चीजों को इन डेप्थ कंप्लीट लर्न करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स का कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। इनकम टैक्स की हद तक इनकम टैक्स का कोर्स टोटली कंप्लीट होगा, उसमें तमाम चीजें कवर हो जाएंगी इनकम टैक्स की, वो कंप्लायंसेस हो, रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न फाइलिंग हो, आपकी थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, हर तरह के आपकी लिटिगेशन हो, एक एक चीज आपको इनकम टैक्स में कवर करवा दी जाएगी। बट मैं बात कर रहा हूँ दूसरे एरियाज की जो कि आपके सामने है, सेल टैक्स, एससीसीपी वगैरह। ये इदारों का काम भी अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू लर्न दिस 4 मंथ्स कोर्स। तो जो लोग 4 मंथ्स कोर्स में आना चाह रहे होंगे वो फिर अपने कोऑर्डिनेटर्स को बता देंगे, जो 1 मंथ कोर्स में आना चाह रहे होंगे वो अपने कोऑर्डिनेटर्स को बता देंगे। सो ये एक मेन चीज थी जो इस ओरिएंटेशन का असल मकसद होता है, कि आप लोगों को ये बता दिया जाए कि आप लोग सीखने क्या जा रहे हैं, क्या सिर्फ किताबें पढ़ने जा रहे हैं या प्रॉपर मार्केट में होने वाला काम सीखने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आप सब लोगों को ये अश्योर कर रहा हूँ कि 90 to 95% हमारा ये पूरा के पूरा कोर्स प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, हम लोग जो प्रैक्टिकल कर रहे होंगे वो सारे का सारा लाइव क्लाइंट्स के साथ काम करके कर रहे होंगे। बेसिकली ये जो इदारा है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस, ये इदारा एक सीए फर्म चला रही है जिसका नाम वर्चुअल टैक्स कंसल्टेंट्स है। ठीक है, वर्चुअल टैक्स जो है सीए फर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सीनियर एडवोकेट्स की एक कंसल्टेंसी फर्म है, उसी के आगे ये प्रोजेक्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस। तो हम लोग जितने भी चीजें पढ़ा रहे होते हैं ना, वो कोई डमी डाटा नहीं होता, कोई खुद से क्रिएट किए हुए सिनेरियोज नहीं होते। अनलेस मैं ये नहीं कह रहा कि खुद से जो सिनेरियोज क्रिएट किए जाते हैं वो गलत होते हैं, ऐसा नहीं है। आप शुरू से टेक्स्ट बुक्स पढ़ते आए हैं,
आप लोग डिफरेंट कोर्सेज करते हैं, वहां पे ऐसा होता है सिनेरियोस खुद से क्रिएट किए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैं उन चीजों के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट एक बेटर चीज आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि जितना भी हमारा कोर्स होता है ना, ये सिनेरियोस वगैरह खुद से क्रिएट नहीं किए जाते। ये कोर्स टोटली हमारे लाइव क्लाइंट्स के ऊपर बना हुआ होता है। जो हमारे पास क्लाइंट काम लेके आता है, हम वही चीज आगे आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जितना हमारे पास काम आता है वो हम लोग खुद बहुत कम करते हैं, हमारा सारा काम करते हैं हमारे स्टूडेंट्स। हमारा वो काम फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है और हमारे स्टूडेंट्स को एक अच्छा खासा फुल फ्लैज लाइव और एक नेचुरल किस्म का जो काम है, जो प्रैक्टिस मटेरियल है, वो मिल जाता है उन्हें। सो इस तरीके से ये जो दोनों एरियाज हैं, वो दोनों एरियाज अपना अपना बेनिफिट देखते हुए इस चीज को आपस में पैरेलल इकट्ठा लेके चल रहे होते हैं। तो आई होप कि ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा वापस ऊपर जाऊं तो एक चीज और आपको क्लियर करता जाऊं कि जी सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर, इसका मतलब क्या है? टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर तो खैर आप लोगों को पता ही है, टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर क्या होता है। डेफिनेटली जो टैक्सेशन के बारे में आपको एडवाइस देगा, जो कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस के बारे में एडवाइस देगा, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर। बट द फर्स्ट वर्ड सर्टिफाइड, व्हाट डज इट मीन? सर्टिफाइड का क्या मतलब है? सर्टिफाइड का एक तो मतलब ये हो सकता है कि जी कोर्स जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद एक कागज का टुकड़ा आप लोगों के हाथ में पकड़ा दिया जाता है कि जी आपका सर्टिफिकेट हो गया, आप लोग सर्टिफाइड है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा जो वो कागज का टुकड़ा होता है वो जस्ट एक प्रिंट, चार्टेड अकाउंटेंट आपके इन स्किल्स को अटेस्ट कर रहा है। कौन सा चार्टेड अकाउंटेंट है जो आपको, आपके क्लाइंट को, आपके एम्प्लॉयर को ये गारंटी प्रोवाइड कर रहा है कि जी हाँ, ये भाई हमसे पढ़ के गए हैं, इन्होंने ये स्किल्स हमसे सीखे हैं और आज ये आप लोगों को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल भी उनके ऊपर शक नहीं किया जा सकता, इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। ये बिल्कुल आपका टोटली ठीक काम करेंगे। ये होता है बेसिकली सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन के पीछे एटलीस्ट कोई अथॉरिटी तो होनी चाहिए, एटलीस्ट कोई सीए फर्म हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हो जो बताया कि जी हाँ हमसे ये बंदा पढ़ के गया है। ये क्या चीज हुई कि जी कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट के जी आज के दिन भाई ने कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो ऐसा नहीं होता। असल ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, सो मैंने बता दी है कि हम आप लोग ने ये इस वर्ड सर्टिफाइड के ऊपर गौर करना है। ठीक है, तो आप लोगों को प्रॉपर सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, डिजिटल फॉर्म में भी मिलेंगे, हार्ड फॉर्म में आपके होम एड्रेस पे डिलीवर किए जाएंगे। उनके ऊपर आपका क्यूआर कोड होगा, जिसे जब भी कोई बंदा स्कैन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट पे आपकी प्रोफाइल पे चला जाएगा। तो यहाँ तक जी कुछ चीजें हैं जो कोर्स के मुतालिक थी। ठीक है, यहीं पे रुकते हुए मैं एक दफा अपने बारे में बताता चलूँ आपको। ट्रेनर प्रोफाइल है जी, मेरा नाम नुमान अहमद है, पर्सनली मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ। साथ में मेरा एमबीए फाइनेंस है, डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉज है। ठीक है, इसके अलावा मेरा मास्टर्स जो है वो कॉमर्स में भी कंटिन्यूड है। और एक्सपीरियंस जो है वो मेरा, आप लोग सब लोगों को शायद पता होगा कि जो भी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, हमारा एक्सपीरियंस बेसिकली दो तरह से होता है। एक तो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है आर्टिकल्स में, जब हम लोग एज अ ट्रेनी काम कर रहे होते हैं किसी ऑडिट फर्म में, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में। और उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस होता है आफ्टर दीज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते हैं हमारे 3.5 साल के। ठीक है, 3.5 ईयर्स के हमारे आर्टिकल्स होते हैं। उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस होता है प्रैक्टिकल मार्केट के अंदर, जब हम लोग खुद कहीं पे जॉब करते हैं या कहीं पे कंसल्टेंसी जो है वो फ्राहम कर रहे होते हैं। सो मेरा ये तो खैर प्रोफाइल अब पुरानी हो गई है। मेरा इस टाइम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 साल का कंप्लीट मेरा एक्सपीरियंस है, जिसमें टैक्सेशन के भी सारे काम हैं, ऑडिट के भी हैं और कॉर्पोरेट अफेयर्स के भी हैं। बेसिकली जो मेरे आर्टिकल्स थे वो टैक्सेशन के थे, दुनिया की तीसरी बड़ी फर्म ईवा इस्लामाबाद से। उसके बाद मैंने ऑडिट में भी काम किया है और कॉर्पोरेट अफेयर्स तो आपको पता है साथ साथ चलते ही रहते हैं। एक कंपनी है वो ऑडिट करवा रही है, एक कंपनी का टैक्सेशन है, और वो कंपनी है तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस तो वो कर ही रही होगी। सो मेरा मैक्सिमम एक्सपीरियंस टैक्सेशन और कॉर्पोरेट अफेयर्स में ही है। इसके अलावा डिफरेंट मल्टीपल फर्म्स की मैंने सीनियर एसोसिएट लेवल पे काम किया है, वो भी ऑडिट में भी किया है, टैक्सेशन में भी किया है। और इसके साथ साथ डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज में भी काम किया, जिनमें जो सबसे काबिल जिक्र कंपनी है डोंगजिन इंडस्ट्रीज में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस है टैक्स कंसल्टेंसी का, जिसमें हम लोगों ने ना सिर्फ पाकिस्तानी टैक्सेशन और पाकिस्तानी कॉम्प्लाइंसेस को देखा है, बल्कि ओवरऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट और चाइनीज कॉम्प्लाइंसेस वगैरह को भी साथ में लेके चले। सो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इस कोर्स से लर्न करने के लिए। कुछ मुझे मौका मिलेगा आप लोगों की खिदमत करने के लिए, कुछ मैं आपसे सीखूंगा। करंटली जी हमारी अपनी टैक्स फर्म है, जो कि बेसिकली सीए फर्म है लाहौर में, अल्लाह चौक जोहर टाउन में। जो लोग भी लाहौर के रहने वाले हों वो काइंडली आप लोग फर्म ज़रूर विजिट करें, आप लोग आएँ। कोई चीज़ आप लोगों को नहीं समझ आती वो आप हमसे आके सीख सकते हैं और प्रैक्टिकली सीख सकते हैं, और ऐसा नहीं होगा कि उसके ऊपर आपको कुछ चार्ज किया जाएगा। वो चीज़ टोटली फ्री होगी। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग हमारे पास कभी भी आ सकते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी क्लाइंट का काम लेके आ सकते हैं, किसी क्लाइंट को लेके आ सकते हैं। कोर्स में आने के बाद 1 साल तक हमारी फर्म फ्री ऑफ कॉस्ट आपको असिस्ट करेगी। आपका कोई भी काम होगा, किसी भी क्लाइंट का काम होगा, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। ठीक है, और लास्ट पे है जी बिजनेस एडवाइजरी में।
तो अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस कर रहे हैं हम, डिफरेंट बिजनेसेस हैं, डिफरेंट वेंचर्स हैं जो कि एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो आप लोगों को इन टैक्स और कॉर्पोरेट के साथ साथ बिजनेस एडवाइजरी की जो, या बिजनेस किस तरह से करते हैं, इसकी आपको फैसिलिटेशन और इसका भी आपको जो है वो लर्न करने का बहुत सारा मौका मिलेगा हमसे। तो यहाँ भी मैं एक दफ़ा थोड़ा सा रुकता हूँ, आप लोगों से सवाल करता हूँ कि क्या आप लोगों को ये चीज़ें जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताई हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं? जी एनीवन? नो सर, स्टार्ट करवाएं। ठीक है जी। अच्छा, कोर्स की ड्यूरेशन वगैरह के बारे में मैं अगर गाइड करूं, तो जो 4 से 5 महीने का हमारा कोर्स है, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासेस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो कोर्स चल रहा होगा वो 4 से 5 महीने वाला ही होगा। जस्ट उसका पहला मॉड्यूल होगा इनकम टैक्स, जो 1 मंथ कर रहे होंगे वो कंप्लीट कर लेंगे। सो क्लासेस की ड्यूरेशन हमेशा सेम रहेगी, लेक्चर की ड्यूरेशन सेम रहेगी, और क्लास की टाइमिंग भी सेम रहेगी। लाइक क्लास की ड्यूरेशन हमारी हुआ करेगी, जो लेक्चर ड्यूरेशन है वो 1.5 आवर होगी, जिसमें 30 मिनट्स का हमारा अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ करेगा। तो टोटल हमारी 2 घंटे की क्लास होगी। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 3 दिन हमारी क्लास हुआ करेगी, और शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक हम लोग पढ़ा करेंगे। ठीक है, हफ्ते में 3 क्लासेस होंगी। अल्टीमेटली आपका ये कोर्स 4 से 5 महीने चलेगा। इससे पहले हम लोग जब भी ये कोर्स करवा रहे थे, तो उससे पहले हमारी क्लासेस होती थी सैटरडे और संडे को, या मंडे और ट्यूसडे को, यानी कि 2 दिन हमारी क्लास होती थी। बट ये कंटेंट जो है अब इसमें हमने कुछ मजीद ऐड किया है, कुछ मजीद अपडेट्स आई हैं इसके अंदर। इसकी वजह से जो है अब ये कोर्स, जिसकी वजह से जो है अब ये कोर्स हमने कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 3 दिन की क्लासेस पे। ठीक है जी। इसको ना आगे खिलाया मैंने खाने, इसलिए मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने किचन में कहा सर म्यूट कर दें, डिस्टर्ब कर रहे हैं स्टूडेंट। ये लगे हाथों एक सर्टिफिकेट भी मेरे सामने आ गया है। तो इस तरह का जी आप लोगों का सर्टिफिकेट होगा कंप्लीट, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन होगी, आपने कौन कौन से बैच में इनरोल हुए थे, आपका जो कंटेंट था कोर्स का वो क्या क्या था। उसके अलावा अगर आप ये देख रहे हैं ना, तो ये प्रॉपर क्यूआर कोड है। ठीक है, ये क्यूआर कोड जस्ट ऐसे एक क्यूआर कोड नहीं है, इसको मैं ये डिजिटल फॉर्म में सर्टिफिकेट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आप लोग जो है इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने पास। आप स्कैन करेंगे तो आप ये जो प्रोफाइल है, लाइक प्रोफाइल हमारे पास लिखी हुई है, ये मिस हैं, ये हमारा किस बैच में आई हैं जी, सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर का बैच है जुलाई 2024 का। ठीक है, तो इनकी प्रोफाइल आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, कहीं पे जाके वेबसाइट नहीं लिखनी, कहीं पे सर्च नहीं करना कुछ। सिंपल आपने अपने मोबाइल का क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करना है, ये क्यूआर कोड पे है, स्कैन करें, एंड दैट्स इट। बाकी आपको वेबसाइट खुद ही बताएगी कि ये बंदा कौन है, कब इसने कोर्स ज्वाइन किया था, क्या क्या सीखा है और क्या क्या चीजें हैं फर्दर। तो अभी जी विदाउट वेस्टिंग टाइम, आप सब लोगों का टाइम भी बहुत कीमती है, हम वापस चलते हैं कोर्स की तरफ। ठीक है जी, तो 1.5 से 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी, 1.5 घंटा लेक्चर, 30 मिनट क्वेश्चन आंसर सेक्शन, और 4 से 5 महीनों में ये कंप्लीट कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। पहले महीने में जो हमारा इनकम टैक्स का कोर्स है वो मुकम्मल हो जाएगा। हमारी लाइव क्लासेस हुआ करेंगी गूगल मीट के ऊपर, यही गूगल मीट ऐप है। हम लोगों ने जूम भी ट्राई किया हुआ है, हम लोगों ने गूगल मीट भी ट्राई किया हुआ है। दोनों जो है वो डेफिनेटली पेड ऐप्स हैं, अदरवाइज दोनों ही ऐप्स जो है वो आपको शायद कोई 30 से 40 मिनट की क्लास करवाने के लिए जो है अलाउ करते हैं। अदरवाइज लेकिन ये दोनों ही ऐप पेड ऐप्स हैं, इसके ऊपर आप जितनी देर तक मर्जी पढ़ सकते हैं, हम लोग जितनी देर तक मर्जी आपको पढ़ा सकते हैं। दोनों ऐप्स में जो ज्यादा बेहतर काम करता है, जिसकी क्लास की रिकॉर्डिंग वगैरह आपको जल्दी मिल सकती है, जैसे ही क्लास खत्म हुई साथ ही आपको क्लाउड में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, साथ ही एलएमएस पे चली जाएगी। तो ये तमाम फीचर्स जो हैं वो गूगल मीट के बेहतर है, इसलिए गूगल मीट को यूज किया जा रहा है। अदरवाइज हमें इशू नहीं है कि जूम क्यों नहीं किया जा रहा है या मीट क्यों नहीं किया जा रहा है। जूम ऑलरेडी ट्राई किया जा चुका है, हमारे कुछ लेक्चर्स मौजूद भी हैं यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं। जो इससे पहले के स्टार्टिंग के, आज से कोई 2 साल पहले के जो लेक्चर्स हैं वो जूम वाले ही हैं, बट इनकी क्वालिटी उससे बेहतर है, इसलिए इस टाइम जो है वो गूगल मीट को यूज किया जा रहा है। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा न्यू है यूज करने में, तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का भी इसमें जरूर हाथ सीधा हो जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे ऐसे हमने इसको यूज करना है। बट हम लोग तो क्योंकि यूज कर रहे हैं तो हमें इसका पता है, ऑल्दो मुझे थोड़ा सा कम पता है, तो मैं थोड़ा सा टेक्निकली साउंड नहीं हूँ इतना इन टेक्निकल चीज़ों में, मेरा काम जो है वो पढ़ाने से ज़्यादा होता है। अच्छा, एक चीज़ और आपको क्लियर करता जाऊँ जी यहाँ पे, कि ये कोर्स करने के बाद आपको डिफरेंट नामों से बुलाया जा सकता है। इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कह लें, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट कह लें, ट्रेडमार्क कंसल्टेंट कह लें, बिजनेस एडवाइजर कह लें, इनकम टैक्स एडवाइजर कह लें, सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर कह लें। ये सारे नामों का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि ये वो बंदा है जो टैक्स हो, कॉर्पोरेट हो, उसकी एडवाइजरी दे रहा है। ठीक है, उसकी एडवाइस दे रहा है। ये कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस नहीं है, कोई ऑथराइज डिग्रीज नहीं है जी कि आपको ये डिप्लोमा मिल गया, डिग्री मिल गई है
इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर होगा तो ये इसने ये चीजें पढ़ी होंगी, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट होगा तो इसने ये चीजें पढ़ी होंगी, ऐसा नहीं होता। तो ये जो अगर डिफरेंट नाम आपको कहीं मार्केट में सुनने से मिलते हैं और सुनने को मिलते हैं, तो इस चीजों में आपने काइंडली कंफ्यूज नहीं होना, इन सारे लफ्जों का एक ही मतलब होता है। तो उसके अलावा जी एक चीज यहाँ पे बतानी चाहिए थी मुझे, वो ये है कि हमारी एक तो लाइव क्लासेस हुआ करेंगी, उसके बाद ये तमाम क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर दी जाएंगी। हमारा अपना एलएमएस पोर्टल है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके ऊपर आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं जो कि 1 साल तक आपके पास एक्सेस रहेगी। आपका जाती लॉगिन होगा, साथ में लॉगिन आईडी होगी, पासवर्ड होगा। जो लोग ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं और उन्हें शायद बताया गया होगा कि उन्हें लॉगिन आईडीज वगैरह आज इस क्लास के बाद प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जो न्यू लोग आए हैं वो भी जैसे ही अपना एडमिशन जो है वो सीट सिक्योर करते हैं, अपना ईमेल वगैरह शेयर कर दीजिएगा अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ, तो आप लोगों की लॉगिन आईडीज और पासवर्ड वगैरह बना दिए जाएंगे। उसके बाद जो है इस तरह से आपकी सिंपल सी जो है एक लॉगिन आईडी होगी, पासवर्ड होगा। आप यहाँ पे, ये हमारी वेबसाइट है जी आईबी की, आप जाते हैं लॉगिन पे जाने के बाद आपने अपना जो है वो यूजर नेम पासवर्ड वगैरह आपने प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड करने के बाद ऑटोमेटिकली जैसे आप लॉगिन करेंगे तो एलएमएस ओपन हो जाएगा, ठीक है। एलएमएस में जो भी आपका करंट बैच होगा जिसमें आप इनरोल्ड होंगे वो बैच आ जाएगा आपके सामने। आपने जो उसके लेक्चर्स वगैरह हैं वो पढ़ना शुरू कर देने। 1 मंथ का कोर्स होगा तो 1 मंथ वाले बैचेज आ जाएंगे, 4 मंथ्स का कोर्स होगा तो 4 मंथ्स वाले बैचेज आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन जिस कोर्स में आप इनरोल होंगे आप सिर्फ उसी के लेक्चर ले रहे होंगे, ठीक है। कोर्स के बाद आपको जब सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपका जो कंप्लीट स्टूडेंट रिकॉर्ड होगा वो भी हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने हमसे पढ़ा होगा और उसका रिकॉर्ड हमारी वेबसाइट पे ना होगा। जो सर्टिफिकेट उन्हें इशू किए जाते हैं वो भी यहाँ पर होते हैं, और जो लेटेस्ट सर्टिफिकेट सुपर सुपर आते जाते हैं वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। हर स्टूडेंट का एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ करेगा जो कि उसके बैच और उसके अपने जाती रोल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और उसके कोर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कुछ लोग जो है वो सीटा में इनरोल होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो अकाउंट्स के कोर्सेज में भी इनरोल होते हैं, कुछ लोग जो हैं आपके सामने सीधे सीधे सीडीसीए में इनरोल होते हैं जो कि 4 मंथ्स का कोर्स है। तो हर बंदे का अपना एक यूनिक की आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, उसका अपना एक जाती सर्टिफिकेट होगा, हार्ड फॉर्म में उसके पास होगा। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसके ऊपर प्रॉपर क्यूआर कोड भी होगा। अच्छा जी, अब अगर हम वापस जाते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर कि हमारे पास हमारा स्लाइड्स पड़ी हैं, तो ये सर आ गया है हमारा इनकम टैक्स के बारे में चीज़ें जो मैंने आपको सारी बताई थी वो बता दी। अच्छा, उसके बाद इसका थोड़ा सा डिटेल है, तो ये डिटेल फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई होगी। मैं ये सारी चीज़ें तो अभी नहीं बताऊंगा आपको कि आईरस क्या होता है और ये कैसे होता है वो कैसे होता है, क्योंकि ये तो कोर्स का कंटेंट है। अभी समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा, तो प्रॉपर एक हायरार्की में एक लॉजिक में ही लेके चलूंगा, ऑर्डर में लेके चलूंगा। बट थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ कि कोर्स में क्या क्या होगा, ठीक है। ये पहले अभी आईरस के बारे में है जी, ये सारा कुछ। आईरस के बाद कंप्लीट इनकम टैक्स शुरू हो जाएगा आपका, टोटली प्रैक्टिकल होगा। हर तरह की रिटर्न फाइलिंग होगी, रजिस्ट्रेशन होगी स्टार्टिंग में। रजिस्ट्रेशन हर तरह के बंदे की होगी, चाहे वो कोई इंडिविजुअल है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस कंपनी है, इसके अलावा कोई एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हर तरह के पर्सन की रजिस्ट्रेशन, देन उनकी हर तरह की रिटर्न फाइलिंग, किसी भी हेड ऑफ इनकम की हो, खा वो सैलरी हो, बिजनेस हो, प्रॉपर्टी हो, कैपिटल गेन हो, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो, ये तमाम चीजें आपको सिखाई जाएंगी। टैक्स रिजीम्स हमारे जितने भी हैं उन तमाम रिजीम्स की फाइलिंग आपको सिखाई जाएगी, वो नॉर्मल टैक्स रिजीम हो, फाइनल हो, मिनिमम हो, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम्स हो। आईरस पोर्टल की कंप्लीट आपको इन डेप्थ एक एक जो फीचर है, फंक्शनैलिटी है, वो आपको सिखाई जाएगी। उसके बाद ये काफी मुश्किल सेक्शंस होते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, ये आपको सारे थ्योरेटिकली पहले पढ़ाए जाएंगे, फिर इनका प्रैक्टिकली जितना भी काम है आईरस के ऊपर वो आपको सिखाया जाएगा। अच्छा जी, मैं साथ साथ जो है बार बार नाम लेता जाता हूँ आईरस का, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं स्टार्टिंग में कि आईरस बेसिकली क्या चीज है। तो ये जी बेसिकली एक वेबसाइट है irs.fbr के नाम से। इसे आप ये भी कह सकते होती है, इसे आप ये भी कह सकते हैं कि ये आईरस की वेबसाइट है। और जितना भी टैक्सेस के काम होते हैं वो सारा का सारा काम इसी वेबसाइट के ऊपर होता है जिसको आईरस कहा जाता है, ठीक है। आईरस जो है वो आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाती है। आजकल जो है वो टैक्स सीजन का बिल्कुल फाइनल मंथ आया हुआ है सितंबर, तो जितना ज़्यादा वेबसाइट को यूज़ किया जाता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट का कुछ इस तरह से ही होता है, वेबसाइट्स जो है वो बार बार लैग कर जाती हैं, तो थोड़ा बहुत इन्हें बार बार आपको रिफ्रेश वगैरह करना पड़ता है। खैर जी, इस तरीके से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये जो यूज़र होता है, जो टैक्स पेयर होता है, उसका नाम यहाँ पे आ रहा होता है नुमान अहमद, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इनकी रिटर्न की फाइलिंग वगैरह शुरू हो जाती है। ये जितने भी इसके ऊपर फंक्शंस हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आपको सारी रिटर्न फाइलिंग सिखा दी जाएगी, हर तरह के विद होल्डिंग टैक्सेस सिखा दिए जाएंगे, हर सेक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके टैक्सेस विद होल्ड होते हैं वो सारे आपको सिखा दिए जाएंगे। उसके बाद आपकी प्रेपरेशन आ जाएगी जो रिटर्न्स की है,
वो इनकम टैक्स रिटर्न हो सकती है, वो आपकी विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, वो आपकी फॉरेन एसेट्स की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। फिर अगर जी आपका कोई रिटर्न सही से फाइल नहीं होती तो उसके बारे में आपको कोई नोटिस वगैरह आ जाता है कि भाई ये रिटर्न आपकी ठीक नहीं है, इसे दोबारा फाइल करें, ये मसला है इसमें या वो मसला है। आप जब आपकी वो जो रिटर्न ठीक नहीं होती, जो आपने दोबारा से फाइल करनी होती है, जो उसमें गलती होती है, वो बताने के लिए आपको जो राब्ता किया जाता है एफबीआर की तरफ से, उसे कहा जाता है नोटिस। ठीक है, जब आपको नोटिस आता है तो आपने नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई करना होता है। नोटिस एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो उसका रिप्लाई भी आपने लीगल वे में करना होता है, उसके लिए प्रॉपर लीगल ड्राफ्टिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें भी आपको सिखाई जाएंगी। उसके बाद जी आपको जितनी भी असेसमेंट्स होती हैं वो आ जाएंगी सारी की सारी। फिर अगर आपकी तरफ से एफबीआर को कुछ ज्यादा टैक्स चला गया तो उसका रिफंड वगैरह किस तरीके से क्लेम करना है। ऑनलाइन जितनी भी अपील फाइलिंग होती है, डिफरेंट फॉर्म्स पे अपील फाइलिंग होती है, वो सारी कुछ आपको सिखाई जाएगी। अच्छा जी, इसमें ये नहीं होगा सिर्फ कि हम लोग आपको इनकम टैक्स सिखा रहे होंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से, नहीं, कंप्लीट प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको ये सारा कुछ सिखाया जाएगा। केस स्टडीज आपके साथ शेयर की जाएंगी, हर तरह का रेलेवेंट स्टडी मटेरियल शेयर किया जाएगा। इन अपील्स में ग्राउंड्स वगैरह बनाने में भी आपको सिर्फ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस यूज करना नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि आज से पहले जितने केसेस के फैसले हो चुके हैं, जो प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं, जो रेफरेंसेस वगैरह हैं, उन्हें आप लोग किस तरीके से अपने अपील्स वगैरह में यूज कर सकते हैं, ये तमाम चीजें भी आपको सिखाई जाएंगी। यहाँ पे आपका इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाता है जी। ठीक है, इनकम टैक्स वालों के लिए बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स का कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग करवाई जाएगी, जो ये बिल्कुल एंड पे आ रही होगी। ये डिजिटल मार्केटिंग है, ये आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी इनकम टैक्स के कोर्स के साथ, जिसमें फेसबुक पेज फॉर्मेशन, फेसबुक एड्स किस तरह से लगाते हैं, फेसबुक ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, व्हाट्सएप एड्स कैसे लगते हैं, फेसबुक एड्स के साथ साथ इंस्टाग्राम एड्स कैसे लगते हैं, आप इसमें बिजनेस ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आपको लोग राब्ता करें, आपकी सर्विसेज पूछें, आपकी तरफ से कॉन्टैक्ट हो रहा हो, आप लोगों ने अपनी सर्विसेज बता रहे हो, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक किस तरीके से होता है ये भी आपको सिखाया जाएगा। गूगल शीट्स के ऊपर डाटा को एनालिसिस कैसे करने हैं, डाटा हैंडलिंग कैसे करनी है, ये तमाम वो चीजें हैं जो कि आपको कंसल्टेंसी के बिजनेस में हेल्प आउट करेंगी। तो ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएंगी। जो लोग फिर कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं जी, उनका क्या होगा, उनका यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स कंप्लीट हम फेडरल भी करवा रहे होंगे, फेडरल के साथ साथ हम लोग प्रोविंशियल भी करवा रहे होंगे। ठीक है, चारों सूबों का सेल टैक्स भी होगा। आप लोग देख रहे हैं ये पीआरए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, केपीआरए, बीआरए, तमाम सूबों का टैक्स भी आपको सिखाया जाएगा और आपको फेडरल का टैक्स भी सिखाया जाएगा पूरे का पूरा। ये भी टोटली प्रैक्टिकल होगा। सेल टैक्स एक्ट 1990 से आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। और जो आपकी सेल टैक्स की फाइलिंग होती है ना जी, ये माहाना फाइलिंग होती है और ये भी आईआरएस से ही होती है। अगर आपके सामने ये आईआरएस आ रहा हो, मैं आपको आईआरएस के ऊपर दिखाऊं, तो ये जो ऊपर वाले 4 टैब्स है ना जी, यहाँ से फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, मैनेज प्रोफाइल और ये वो सारा कुछ, ये बेसिकली यूँ समझ लें आपके ऊपर वाले चारों टैब इनकम टैक्स से रिलेटेड है। और जो ये जो नीचे वाले 4 टैब है ना, ये नीचे वाले टैब आपके सेल टैक्स से रिलेटेड है। तो इनकम टैक्स की फाइलिंग हो, सेल टैक्स की फाइलिंग हो, दोनों आईआरएस के पोर्टल से ही होती है। लेकिन अगर कोई बिजनेस सर्विसेज बेचता हो, जिस तरह से हमारे वकला हजरात होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, तो उनकी जो फाइलिंग है वो फिर एफबीआर के पोर्टल पे नहीं होती, उसके लिए प्रोविंशियल पोर्टल्स होते हैं। ठीक है, तो उनकी फाइलिंग भी प्रोविंशियल पोर्टल्स पे होती है और उनका टैक्स भी प्रोविंसेस को पे होता है। वफाकी हुकूमत उनसे टैक्स नहीं लेती। आगे चलें जी, तो सेल टैक्स में ही ये काफी ज्यादा इनडेप्थ चीजें हैं, आप लोगों को भी नहीं समझ आएंगी, बस देखते जाएं। उसके बाद ये आपका एससीसीपी का सारा काम शुरू हो जाएगा। एससीसीपी का जो पोर्टल है उसे कहते हैं इजी फाइल डिजिटल। ठीक है, एससीसीपी का जो पुराना पोर्टल होता था उसे एससीसीपी ई सर्विसेज कहा जाता था। अब ई सर्विसेज जो है वो खत्म हो चुका है। ई सर्विसेज की जगह पे अब जो पोर्टल काम करता है उसे हम लोग कहते हैं इजी फाइल डिजिटल। रिसेंटली इन्होंने जो है ये नया पोर्टल इंट्रोड्यूस करवाया, ये आपके सामने इजी फाइल डिजिटल आ रहा है जी। मैं आपको जो है उसको थोड़ा सा लॉगिन पेज पे अगर ले जाऊं, तो इस तरीके से जी इजी फाइल डिजिटल का पोर्टल होता है। यहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह जो है वो आप प्रोवाइड करते हैं। ये डिफरेंट कंपनीज के होते हैं। आप ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करते हैं, लॉगिन हो जाता है। इसके बाद आप अपनी कंपनीज को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह एफबीआर का पोर्टल होता है, इसी तरह से आपका ये इजी फाइल का भी पोर्टल होता है। तो यहाँ से जी आपकी कंपनीज का काम होता है सारा। और कंपनीज की ये चीज़ें हम पढ़ेंगे कहाँ से, उसके लिए कंपनीज एक्ट 2017 है, वहाँ से हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं जी, तो हमारे पास आया था जी पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक तो हमारे पास कंपनी होती है ना, जो कि 2017 के कानून के मुताबिक बनती है, लेकिन एक पार्टनरशिप सादा पार्टनरशिप होती है, एक से ज्यादा लोग मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। तो वो भी आपको सिखाई जाएगी। बेसिकली इसे जो इदारा रजिस्टर करता है, इसे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स रजिस्टर करता है और प्रॉपर पार्टनरशिप डीड के ऊपर ये फर्म रजिस्टर की जाती है। उसके बाद आती है जी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, एससीसीपी का ही कॉन्सेप्ट है, एलएलपी बोलते हैं इसको।
तो इसके बारे में भी तमाम चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। रजिस्टर करना, कॉम्प्लाइंसेस करनी, उसके बाद यहाँ तक कि कंपनी को बना के वापस बंद करना भी आपको सिखाया जाएगा। ये फिर आ जाएगा जी आपका प्रॉपर कंपनी एंड कंपनीज एक्ट 2017। कंपनीज की जितनी भी एनुअल फाइलिंग है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो, आर्टिकल्स हो, कंपनी का नेम वगैरह चेंज करना हो, पेड अप कैपिटल हो, आपका ऑथोराइज कैपिटल हो, ऑथोराइज को पेड अप में कन्वर्ट करना हो, ऑथोराइज को बढ़ाना हो, पेड अप को बढ़ाना हो, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑडिटर वगैरह इस तरह के ऑफिसर्स को लगाना हो, हटाना हो, शेयर्स की सेल परचेज करनी हो, ये तमाम चीजें आपको सिखाई जाएंगी इसके अंदर, ठीक है जी। और ये सारा कुछ भी आपको इजी फाइल डिजिटल पे टोटली प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। कॉर्पोरेट और टैक्स में बहुत कम कोई ऐसा काम रह गया जो कि मैनुअल हो रहा हो, बाकी सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है। तो जी लास्ट पे आपका आ जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये वो इदारा है जो आपका ट्रेडमार्क, आपका लोगो वगैरह रजिस्टर करता है, आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर करता है, ताकि उससे कोई और इस्तेमाल ना कर सके। उसके बाद आया था जी आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो इदारा है जो कि आपके ताजिर जो बरादरी होती है, ट्रेडर्स जो होते हैं, उन्हें रजिस्टर करता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दफ्तर कहाँ कहाँ होते हैं, इनके साथ रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, बेनिफिट्स क्या हैं, जरूरी है या आपकी चॉइस है, ये सब कुछ आपको सिखा दिया जाएगा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, आपको पता है जितने भी आपके मुल्क में सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, कॉल सेंटर्स होते हैं, आईटी कंपनीज होती हैं, ये इन्हें रजिस्टर करता है। और जो लोग पीसा में एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर हो जाते हैं, उन्हें टैक्स भी समझ लें माफ हो जाता है, बहुत कम टैक्स देना पड़ता है। पाकिस्तान सिंगल विंडो, आपको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डील कर रहा होता है, यहाँ पर भी हम कंप्लीट सिंगल विंडो एक्ट पढ़ेंगे, कस्टम्स एक्ट पढ़ेंगे, उसके रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंसेस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंप्लीट तरीका भी हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद जी एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट फंड, उसमें भी आपको लेबर लॉ के बारे में बताया जाएगा, ईओबी एक्ट के बारे में बताया जाएगा, फिर इसका टैक्स ट्रीटमेंट देखा जाएगा कि ये जो फंड्स कायम हो जाते हैं, पेंशन फंड्स वगैरह, इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। उसके बाद है जी आपका एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन, यानी कि कंपनी को कैसे रजिस्टर करें हम ईओबीआई में। फिर एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, आप एक मुलाजिम को कैसे रजिस्टर करें ईओबीआई में, ये चीजें भी इसी में कवर होंगी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में इंजीनियर किस तरह से रजिस्टर करते हैं, फर्म कैसे रजिस्टर करते हैं, फर्म का रिन्यूअल कैसे होता है, कंप्लायंसेस कैसे होती हैं, फर्म की जो लाइसेंस वगैरह है वो आप बढ़ा कैसे सकते हैं, डिग्रेड कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, आजकल ई टेंडरिंग का टाइम शुरू हो चुका है, तकरीबन कोई लास्ट 27 सितंबर से, मेरे ख्याल से 27 अगस्त से मेरे ख्याल से ई टेंडरिंग शुरू हुई है पंजाब में। ठीक है, तो टेंडर्स वगैरह हो रहे हैं। आपको पता है जो बंदा टेंडर्स जो इस तरह के कंस्ट्रक्शन वगैरह की टेंडरिंग में जाता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सख्त होती हैं। सबसे पहले उससे फाइलर होना पड़ता है, फिर सेल टैक्स में रजिस्टर होना पड़ता है, फिर उसके बाद सेल टैक्स की फाइलिंग करनी पड़ती है, फिर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में रजिस्टर होना पड़ता है, पीआरए की फाइलिंग करना पड़ती है, उसके बाद इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर होते हैं ये लोग, फिर जाके ये लोग ई टेंडरिंग करते हैं, बिडिंग करते हैं। तो ये सारे लोग किसके पास आएंगे। अब एक बंदा आपके पास आता है, आप उसको फाइलर बना देते हैं, सेल टैक्स के लिए वो किसी और के पास जा रहा है, इंजीनियरिंग काउंसिल में फॉर्म बनाने के लिए वो किसी और के पास जा रहा है, ई टेंडरिंग का काम करवाने के लिए वो किसी और के पास जा रहा है। ठीक है, पेपरा एक इदारा है, पेपरा में रजिस्ट्रेशन के लिए वो किसी और के पास जा रहा है, एजीपीआर में रजिस्ट्रेशन के लिए किसी और के पास। तो ये तो अच्छी चीज नहीं है ना, ये तो आप क्लाइंट को तंग कर रहे हैं। बहुत आसानी से है, आप एक ही ऑफिस के अंदर उन्हें तमाम चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, तो करें ना। नहीं आती तो हमसे सीखें, हम ये सिखा रहे हैं आपको इस कोर्स के अंदर। ना सिखाएं तो फिर आप लोग जो है वो शिकवा कीजिएगा। आपको एक जगह मिल रही है, एक ऐसी जगह जहाँ से आपको तमाम चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो काइंडली इस चीज को, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें आप लोग। लास्ट पे जी डिजिटल मार्केटिंग है, उसमें ये तमाम चीज़ें हम लोग सिखाते हैं। और सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर है जी, ये सारी किताबी बातें लिखी हुई हैं कि हम आपको एक्सेल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बात सीधी सीधी ये है, 4 से 5 महीने में मैंने अल्लाह को हाजिर नाजर जान के आपको एक एक चीज़ पढ़ानी है। ठीक है, आपको इस काबिल करना है कि ये जितनी चीज़ें, जितना कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे बढ़कर भी आपके पास कोई काम आ जाए तो आप लोग कर सकें, वो क्लाइंट को हैंडल कर सकें। उसके बाद अल्लाह पे है और आप पे है। ठीक है, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए और आपको इस काबिल बनाए कि आप लोग प्रॉपरली इन चीज़ों के, इस स्किल सेट को मार्केट में यूज़ करके सेल कर सकें। ठीक है जी, ऑफिस मैंने आप लोगों को बता दिया, 412 ई ब्लॉक, जोहर टाउन, लाहौर हमारा ऑफिस है। आप लोग विजिट कर सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मैंने दे दी है। ठीक है, ये क्लास हमारी कंप्लीट नहीं हुई, ये तो क्लास का एक रीकैप था। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, बट मजबूरी थी, मुझे रीकैप भी देना था, क्योंकि रीकैप कोई छोटा सा तो था नहीं। लेकिन प्रॉपर जो हमारी क्लास है वो इसके बाद से शुरू हो जानी है। ठीक है, और हमारी क्लास का जो पहला टॉपिक होगा जी, वो ये समझ लें टैक्सेशन से ही रिलेटेड होगा। एक सेकंड मैं देखता हूँ यहाँ पे क्लास के कोई नोट्स अगर मेरे पास हों तो मैं प्रॉपर शेयर करता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से हमारा इनकम टैक्स मॉड्यूल जो है, ये पहली क्लास हमारी शुरू हो जाती है, व्हाट इज टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स।
तो ये हमारे आज के टॉपिक्स होंगे, इंशाल्लाह हम इन्हें आज कवर करेंगे। टैक्स क्या है, सेल्स टैक्स क्या है, इनकम टैक्स वगैरह, इसके अंदर एग्जाम्प्ट इनकम, हेड्स ऑफ इनकम वगैरह क्या है, उसके बाद जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने सेक्शंस हैं, किस तरीके से आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को रीड करना होता है, लीगल प्रोविजन वगैरह को, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉजेज वगैरह ये क्या होती हैं, एफबीआर की वेबसाइट कौन सी है, आईरस क्या चीज़ है, रिटर्न ऑफ इनकम, टैक्स, इनकम टैक्स लायबिलिटी क्या है, उसको किस तरह से फाइल करना है, टोटल इनकम क्या होती है, तमाम चीज़ें जी इंशाल्लाह आज हम कवर करते हैं। तो कोर्स की तरफ आगे मूव करने से पहले मुझे एक चीज़ आप लोग बता दें जी काइंडली, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है जी कि आप में से किसी को पता है टैक्स क्या है? व्हाट इज टैक्स? जी एनीवन आप में से कोई बताना चाहे? मेरे ख्याल से वो मुझे करना पड़ेगा अनम्यूट आप लोगों को। लास्ट टाइम तो मुझे ऑप्शन मिला था। अच्छा इधर ही था वो जी, ये रहा। जी कोई बताना चाहे टैक्स क्या होता है? सर ये कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन होती है सर स्टेट की, मतलब जो देनी ही होती है हमने कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन किस तरह से हो सकती है तला साहब? लाइक स्टेट से। मैं अगर पैसे अर्न ही नहीं कर रहा हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं पैसे कमा ही नहीं रहा हूँ, या एटलीस्ट इतना नहीं कमा रहा हूँ कि मेरे ऊपर टैक्स जो है वो आयद हो जाए, तो फिर मैं कैसे कंपल्सरी जो कंट्रीब्यूट करूंगा? सर जब हम उसके लिए एलिजिबल होंगे, जब हम इतना अर्न कर रहे होंगे जैसे 6 लाख, तो हमने तो देना ही है ना सर। तब तो वो लेगी ठीक है, लेगी हमसे गवर्नमेंट। ठीक है। और अगर हम लोग इतना अर्न ना कर रहे होंगे तो फिर क्या हम लोग टैक्स नहीं देंगे? फिर भी आप देंगे टैक्स। हाँ जी, टैक्स वो हम सर टैक्स हम देखें, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इन चीज में तो हम दे रहे हैं टैक्स। ठीक है, इन चीजों पे हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन ये टैक्स तो हमारे ऊपर अगर लगता नहीं है, हम लोग 6 लाख से कम कमा रहे हैं, तो फिर हम लोग ये टैक्स दे रहे हैं तो सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं? सर फिर हम उसको वो अवेल तो नहीं कर सकते ना, वो बेनिफिट्स जो हम जैसे अब इनको विद होल्डिंग टैक्स वगैरह जाके वहाँ हम इसमें अपना जो हमारा अकाउंट एरिस का जो होता है वहाँ हम क्लेम करते हैं, क्लेम नहीं कर सकेंगे सर हम वो बेनिफिट्स जो होते हैं जो पे हम कर देते हैं। नहीं, वो आपकी बात तलहा साहब बिल्कुल ठीक है। मैं जस्ट एक इतना सा सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर मेरी इनकम 6 लाख से कम है, तो अगर मैं कोई टैक्सेस वगैरह दे रहा हूँ, जैसे आपने बिजली का बिल वगैरह बताया, क्या मैं ये टैक्सेस सही दे रहा हूँ, मुझे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? सर चाहे हम देना चाहें ना देना चाहें, लेने वालों ने तो लेना ही है। लेने वालों ने तो लेने ही। ठीक है तलहा साहब, आपने काफी अच्छा बताया। अच्छा जी, बेसिकली टैक्स के बारे में ये है, अभी किसी भाई ने ये लिख के भी बताया कि जी लीगल एक तरह से ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर। तो स्टेट को जी अपने मुल्क के अंदर जितने भी काम वगैरह करने होते हैं ना, उनके लिए उन्हें फंड्स चाहिए होते हैं। स्टेट को फंड्स कहाँ से मिलते हैं? 2 से 3 सोर्सेज हैं स्टेट को फंड लेने के लिए। एक तो ये है कि वो इंटरनेशनली कोई लोन ले लें, जिस तरह आईएमएफ वगैरह लोन देता है, लेकिन लोन है अल्टीमेटली वापस तो करना ही करना है उन्होंने। टैक्स इज अ कंसिडरेशन इन रिटर्न ऑफ द सर्विसेज फॉर पब्लिक एट लार्ज, बिल्कुल आप कह सकते हैं जी। लेकिन अगेन बात तो वही है ना कि कंसिडरेशन यूज तो सारे कर रहे हैं ये चीजें। आपने ये कहा ना कि जितनी आप पब्लिक लेवल पे चीजें यूज कर रहे हैं, उसकी कंसिडरेशन में आपने रिटर्न देना है। तो फिर ये क्या बात हुई कि जी 6 लाख से जो ऊपर अर्न करेगा वो तो इसका रिटर्न दे देगा और बाकी नहीं देंगे? फिर तो सब लोगों को देना चाहिए। तो खैर, इस चीज को मैं आगे कंक्लूड करता जा रहा हूँ, तो आप लोगों को होपफुली समझ आ जाएगी। तो जी स्टेट को पैसा चाहिए, लोन वगैरह ले सकता है, डोमेस्टिकली भी स्टेट लोन ले सकती है, बाहर से भी ले सकती है, अल्टीमेटली वो पैसा भी वापस करना है। तो स्टेट को कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है जो पर्सनली एक बंदा अपनी जाती हदूद में रहते हुए नहीं परफॉर्म कर सकता। लाइक अगर मुझे लाहौर से कराची मूव करना है, तो मैं खाली अपने लिए तो पूरी सड़क नहीं बना सकता ना। सड़क मुझे लाजमी तौर पे किसी गवर्नमेंट लेवल के बंदे ने ही बना के देनी है, यानी गवर्नमेंट ने ही बना के देनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम गवर्नमेंट नहीं करने हैं। इसी तरह से मैं अगर अपने मुल्क में रह रहा हूँ और मुझे इंटरनेशनल लेवल पे मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, हिफाजत चाहिए, तो जो दिफा का महकमा है तो गवर्नमेंट का है। जाती तौर पे मैं खुद को इंटरनेशनली दूसरे मुल्कों से तो नहीं बचा सकता अगर मुझे कोई खतरा हो। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे की जा रही होती हैं, जो स्टेट लेवल पे की जा रही होती हैं, ये कोई भी बंदा अपनी जाती हैसियत में नहीं कर सकता। इसके अलावा हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल्स बनाना, ये सारा कुछ भी गवर्नमेंट के कामों में शामिल है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए होता है जी पैसा। तो गवर्नमेंट ये पैसा लेती है लोगों से और ये कहती है कि जो लोग 6 लाख से ऊपर पैसा कमा रहे हैं ना, वो लोग मुझे पैसा दें ताकि मैं ये जो रिफाई अमा वेलफेयर के काम है वो कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, उन 6 लाख से जो ऊपर पैसा कमाने वाले होते हैं उनके लिए कुछ स्लैब रेट्स, कुछ टैक्स के रेट्स वगैरह बने होते हैं, उस हिसाब से वो लोग पैसा देते हैं। और जो लोग 6 लाख से कम पैसा कमा रहे होते हैं वो लोग टैक्स नहीं देते। ये कहना गलत होगा।
वो लोग टैक्स जरूर देते हैं। हाँ, कोई ऐसा टैक्स वो जो बिजली के बिलों वगैरह में दे रहे होते हैं, वो टैक्स बेसिकली गलत होता है, वो टैक्स उनका देना बनता नहीं होता। अगर वो दे रहे होते हैं तो उनको वो पैसे वापस हो जाने चाहिए, प्रॉपर जो कानून कहता है वो पैसे उन्हें वापस हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो बनता नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग टैक्स दे रहे होते हैं। अब वो कौन सा टैक्स होता है जी? उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक आपका डायरेक्ट टैक्स होता है जो सीधा सीधा आपकी इनकम के ऊपर लग रहा होता है, और एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो डायरेक्ट टैक्स है ना, वो तो आपकी इनकम के ऊपर लग रहा होता है, और वो आप तभी दे रहे होते हैं जब आप 6 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। लेकिन जब आप 6 लाख से ऊपर कमा ही नहीं रहे, तो फिर आपके ऊपर डायरेक्ट टैक्स तो लग ही नहीं सकता, टैक्स आपने फिर भी देना है। अब वो कौन सा टैक्स है जो आप फिर भी दे रहे हैं? उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि बेसिकली सेल्स टैक्स होता है। जब भी कोई बंदा किसी दुकान से कुछ चीज खरीदता है ना, तो हर बंदा दुकान से चीज खरीदते वक्त 18% सेल्स टैक्स पे कर रहा होता है हुकूमत को, खा वो 6 लाख से ऊपर कमा रहा हो या ना कमा रहा हो। और ये सेल टैक्स जो है, ये ऐसा टैक्स है कि इसके लिए कोई भी ऐसी कैद नहीं है कि 6 लाख से ऊपर वाला बंदा ये पे करेगा, 6 लाख से नीचे वाला पे नहीं करेगा, ये सारे लोग ही पे करते हैं। तो अल्टीमेटली हमें पता ये चला है कि मुल्क में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सब के ऊपर टैक्स जो है वो एक लीगल ऑब्लिगेशन है, उन्होंने मस्ट देनी होती है, हर हाल में टैक्स जमा करवाना होता है। खा उनकी इनकम 6 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, उन्होंने टैक्स हर हाल में जमा करवाना होता है। ठीक है, तो इस टैक्स के बेसिकली अब दो हिस्से कर दिए गए हैं। पहला डायरेक्ट टैक्स है, जिसको कि हम इनकम टैक्स बोलते हैं, और दूसरा है सेल्स टैक्स। ठीक है, सेल्स टैक्स को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनकम टैक्स जो होता है हमारा, वो स्लैब रेट्स होते हैं। 6 लाख से ऊपर कमाएंगे तो पहले 2.5% लग जाएगा, 8 लाख से ऊपर कमाएंगे तो 5% लग जाएगा, 14 लाख से ऊपर कमाएंगे तो 7% लगेगा टैक्स। इस तरीके से ये मूव कर रहा होता है, लेकिन सेल टैक्स फिक्स होता है 18%। तो इसलिए जो समझाने की असल मकसद था वो ये था कि हम लोग दो तरह से पाकिस्तान में रहते हुए टैक्सेस पे कर रहे होते हैं, इनकम टैक्स भी और सेल्स टैक्स भी। इनकम टैक्स के लिए 6 लाख वाली फिगर जरूरी है, 6 लाख से ऊपर कमाएं, और सेल टैक्स के लिए हर कंडीशन में आपने टैक्स पे करना होता है। अब ये जो इनकम टैक्स है ना जी, यही इनकम टैक्स बेसिकली हम लोग आईआरएस के ऊपर इसकी रिटर्न फाइलिंग दे सीखेंगे। रिटर्न फाइलिंग क्या होता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसके बारे में आऊंगा, आपको प्रॉपर सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि रिटर्न फाइलिंग है क्या। जी, कोई सवाल है? चलें जी, काफी देर हो गई है अनम्यूट किए हुए, हमें जो है ये सूट नहीं करता अनम्यूट वाला बटन, हम लोग वापस म्यूट कर देते हैं। अच्छा जी, ये तो बात हो रही थी टैक्स के बारे में, लेकिन एक चीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि हम लोग ये सारा पढ़ने तो बैठ गए हैं, पढ़ने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? ये सारा कुछ, ये टैक्स है, कॉर्पोरेट है, ये इधर उधर की चीजें, बेसिकली होता क्या है जी, पाकिस्तान में रहते हुए ना, जितने भी बिजनेसेस हों, जो भी लोग पाकिस्तान में रहते हुए पैसा वगैरह कमा रहे होते हैं ना, उनके लिए कुछ कॉम्प्लाइंसेस होती हैं, या तो कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि ये बिजनेसेस उनके साथ कॉम्प्लाइंसेस करें, या फिर कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि इदारे हमें प्रोटेक्ट करें। बेसिकली ये दोनों तरफ से जो है ना ये काम हो रहा होता है, टू साइडेड ये एक होता है कम्युनिकेशन, ये टू साइडेड ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बिजनेस की तरफ से भी होती है, और आपका जो होता है इदारे जो होते हैं आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी तरफ से भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब रिक्वायरमेंट किस तरह से होती है, अगर मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर करूं मिसाल के तौर पे, शायद मैंने पहले कहीं लिखा भी हो, अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे लिए फायदा। नहीं जी, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं खैर मैं शेयर कर देता हूँ, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। तो नॉर्मली हमारी जो कंप्लाइंसेस होती है ना जी, वो देख लें। लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ जी, ये पाकिस्तान में एक बिजनेस हो रहा है, सिंपल हम सादा अल्फाज में लिखेंगे जी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट्स, ये ज्यादा बेटर है। अच्छा जी, बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट्स देखें, तो पहली जो रिक्वायरमेंट होगी ना हमारी, वो होगी एफबीआर की तरफ से। एफबीआर क्या कहता है? एफबीआर कहता है कि भाई आपने ना मुझे टैक्स जमा करवाना है। एफबीआर जैसे ही कोई बिजनेस शुरू होता है ना, तो एफबीआर क्या करता है, हमारे रेवेन्यू को देखता है, और टैक्स लेता है। अब ये जो हमारे रेवेन्यू को देखता है और टैक्स लेता है ना, जब हमने इसको टैक्स पे करना होता है ना, तो उस टाइम हमें कहीं ना कहीं पे खुद को रजिस्टर करने की जरूरत होती है। उसके लिए हो सकता है कोई तरीकाकार हो, इनका कोई वेबसाइट वगैरह हो, और वो रजिस्टर करवाने के लिए हमें कई दफा किसी कंसल्टेंट की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, कंसल्टेंट ही हमारे टैक्स को देख रहा होता है। अब इसी के साथ साथ एक दूसरा इदारा क्या आ जाता है,
दूसरा एक इदारा आ जाता है, ये मैं मेजर इदारों के नाम लिख रहा हूँ। दूसरा इदारा आ जाता है जिसका नाम है SCCP। SCCP क्या करता है, हमारे बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स को देखता है। अब इसको जो है ना, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता SCCP को कि हम लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। SCCP का ताल्लुक ही नहीं है हमारे पैसे के साथ। वो सिर्फ ये देखता है कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, हमारी मैनेजमेंट में कौन लोग शामिल है, कोई करप्ट लोग तो नहीं है, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने हमें पैसा दिया हुआ है काम करने के लिए, क्या हम उनका पैसा खा के भाग तो नहीं जाएंगे, क्या हम उनके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे। SCCP का ये मकसद है। तो जैसे ही कोई बिजनेस रजिस्टर होता है, वो पहले FBR उसको पकड़ता है कि भाई टैक्स दो, दूसरे SCCP वाले उससे पकड़ते हैं, कहते हैं हमारे साथ रजिस्टर हो, हमें बताओ कि बिजनेस कर किस मॉडल पे रहे हो आप लोग, लोगों से पैसा लेके आप कंपनी तो बना रहे हो, लेकिन क्या आप काम करोगे भी सही तरीके से, क्या आप उन्हें बेनिफिट भी दोगे, कोई प्रॉफिट भी दिया करोगे, ये सिर्फ फ्रॉड ही है आपका। ठीक है, तो ये पहले जो दो इदारे FBR और SCCP ना, ये ऐसा है जो कि बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक दूसरी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। वो रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं जी, मैं वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, दूसरी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब एक है बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट्स और दूसरी है बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स। अब ये जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स है ये किस तरह से हो सकती हैं कि बिजनेस चल रहा है और बिजनेस चाहता है कि मेरे जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। उसके लिए बिजनेस क्या करता है, बिजनेस चलाता है IPO के साथ। IPO एक इदारा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और IPO को जाके बिजनेस क्या कहता है कि मेरा नाम प्रोटेक्ट करो, मेरा नेम प्रोटेक्ट करो या लोगो प्रोटेक्ट करो, ताकि कोई और इसको यूज ना करे, कोई और इसे यूज ना करे। अब ये देख रहे हैं आप, IPO तो नहीं है आपके पास आ रहा और कह रहा है कि जल्दी से अपना नाम प्रोटेक्ट करवाओ। IPO की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उसको अपने बिजनेस उसके पास रजिस्टर करवाएं। FBR और SCCP की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने आपको बता दी है। IPO की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है कि IPO आपको रजिस्टर कर ले ताकि आपका बिजनेस जो है वो सिक्योर हो जाए। इसी तरह से अब आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर आप कहते हैं कि भाई मैंने तो इंजीनियरिंग का काम करना है, मैंने कंस्ट्रक्शन के टेंडर्स लेने हैं, तो अब आपकी रिक्वायरमेंट है ना, आपकी चॉइस है। दिल करे PEC के पास रजिस्टर हो जाए, दिल करे ना रजिस्टर हो, लेकिन क्योंकि आपको टेंडर्स चाहिए तो मजबूरी है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने के लिए। इसी तरह से आप कहते हैं कि भाई मैं तो करता हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, तो भी आपके पास भाई ऑप्शन है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है तो आप चले जाओ PSW के पास, PSW के पास जाके रजिस्टर हो जाओ और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर दो। लेकिन ये जो इदारे हैं ना, PSW हो गया, PEC वगैरह हो गया, ये आपको खुद आके कभी भी तंग नहीं करेंगे, कहें कि भाई फौरन से आके हमारे पास आप रजिस्टर हो जाओ, ये कर लो वो कर लो। वो कहें कि भाई अगर आपने ये काम करना है ना तो हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। ये इन इदारों का ये काम है। सो ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। ठीक है, ऊपर अगर हम बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट्स करें तो उसके अंदर आप तीसरा इदारा कौन सा ऐड कर सकते हो, वो आप ऐड कर सकते हो लेबर लॉ, लेबर डिपार्टमेंट, EOBI और सोशल सिक्योरिटी। अब ये कौन से इदारे होते हैं जी, ये वो इदारे होते हैं जो कि आपके मुलाजमीन को के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, आपकी कंपनी के मुलाजमीन के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने जो मुलाजमीन रखे हुए हैं उनको आप हो सकता है प्रॉपर सैलरी ना दे रहे हो सकता है आप उनका वेज रेट आपने सही ना रखा हो सकता है आप उन्हें हेल्थ की फैसिलिटीज ना दे रहे हो सकता है आप उन्हें प्रॉपर रिहाइश की फैसिलिटीज ना दे रहे हो सकता है आपकी जो वर्किंग कंडीशंस है वो प्रॉपर ना हो सकता है आप उनको फ्यूचर बेनिफिट्स ना दे रहे हो, आफ्टर सर्विस आफ्टर रिटायरमेंट आप उन्हें कुछ ना दे रहे हो। तो ये जो तीन इदारे हैं ना, लेबर लॉ, EOBI और सोशल सिक्योरिटी, ये भी आपके बिजनेस के पीछे लग जाते हैं और ये भी आपके चाहते हैं कि आपका बिजनेस इन इदारों के साथ रजिस्टर हो जाए ताकि इन्हें पता चलता रहे कि यहाँ पे मुलाजमीन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं एक नीचे मिसाल दूं तो ये जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें अगर मिसाल नंबर 4 में मैं लिख दूं PSAP। अब PSAP क्या करता है, PSAP पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है। अगर आप इसमें एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको टैक्स में एग्जम्पशन मिल जाती है।
ठीक है, टैक्स में छूट के लिए। तो ये भी तो टैक्स पेयर की रिक्वायरमेंट है ना, वो चाहता है कि मैं यहाँ पे रजिस्टर हो जाऊं ताकि मुझे टैक्स में छूट मिल जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो ये मेन कॉन्सेप्ट था ना कि बिजनेसेस कहाँ पे रजिस्टर होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो मेन कॉन्सेप्ट ये था। अब सवाल ये है कि क्या एक बिजनेसमैन जो आज बिजनेस शुरू कर रहा है वो एफबीआर, एसईसीपी और ये ऊपर 3-4 इदारे और नीचे 5-6 इदारे, इनमें सारों में खुद जाके रजिस्टर हो सकता है? रजिस्टर हो गया, क्या सारों की कॉम्प्लाइंसेस कर सकता है एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, जहां जहां पे करनी पड़े? वो नहीं कर सकता। वो एक बिजनेसमैन है, उसने अपने बिजनेस को देखना है। उसे चाहिए एक कंसल्टेंट जो ये तमाम काम देख सके, या एटलीस्ट एफबीआर को देख सके, या एटलीस्ट एससीसीपी को देख सके। लेकिन अगर वो ऐसे अलग अलग कंसल्टेंट ढूंढने बैठ जाएगा तो उसके लिए जो उसकी फिक्स कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। एक बंदा एक चीज को देख रहा है, एक बंदा एक चीज को देख रहा है, तो अब ये उस बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा तलाश में होगा एक ऐसे कंसल्टेंट की जो उसको तमाम तर इदारों में कॉम्प्लाइंसेस करवा के दे सके, तमाम तर इदारों की जो फैसिलिटीज है वो लेके दे सके, तमाम तर इदारों के जो जिसे कह सकते हैं कि उनके जुर्मानों से, उनके पेनल्टी से बचा सके। तो वो ऐसा कंसल्टेंट जिसके पास ये तमाम चीजें होंगी, मेरे नजदीक वो इस वक्त आपको कहाँ से मिल सकता है? वो डेफिनेटली हमारे कोर्स से मिल सकता है। अगर आपको मार्केट में कहीं से भी और कोई ऐसी एजुकेशन, कोई ऐसी क्वालिफिकेशन मिल रही हो जिसमें ये तमाम चीजें आपको एक ही विंडो में करवाई जा रही हूँ, ठीक है, जो चीजें मैंने आपको लिख के दी हैं, जो चीजें मैं आपको ऑलरेडी अपने कोर्स कंटेंट के अंदर बता चुका हूँ कि जी ये चीजें हम लोग करवाते हैं, ये वाली। अगर कोई भी इदारा, कोई भी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज या कोई भी प्राइवेट इदारा ये चीजें आपको इस तरह से करवा रहा हो, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली आप उस चीज को जरूर, अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। मैं करवा रहा हूँ, मुझसे करें, कोई और करवा रहा है उससे अवेल करें। लेकिन मैं आपको यहाँ पे, ये रिकॉर्डेड क्लास है, आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास में मैं कह रहा हूँ कि कोई भी इदारा इस तरह से तमाम चीजें करवा रहा हो तो आप लोगों ने एक दफा मुझे बताना जरूर है, ठीक है। मैं किसी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर रहा, किसी के साथ हम लोग मुकाबला नहीं कर रहे, लेकिन एक चीज, एक जो हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, मैं उस चीज को एग्जैजरेट जरूर कर रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। तो काइंडली इस चीज को आपने जरूर कंसीडर करना है कि हम लोग वो तमाम चीजें आपको करवा रहे हैं जो कि मार्केट में बैठे हुए बिजनेसमैन की जरूरत है। लास्ट में आपने देखा डिजिटल मार्केटिंग भी हम लोग करवा रहे हैं ताकि किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए। तो ये था जी हमारे इस कोर्स का मकसद कि इस वजह से ये कोर्स करना पड़ता है, इस वजह से लोगों को कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। कंसल्टेंट ना हो तो एक बिजनेसमैन जो है वो समझने लवारिस हो जाता है और उसका जो बिजनेस है वो भी लवारिस हो जाता है। कंसल्टेंट हो तो उसके पास स्किल सेट होना चाहिए। स्किल सेट उसे कहाँ से मिलेगा? प्रॉपर टीचर से मिलेगा। प्रॉपर टीचर्स कहाँ से मिलेंगे? अगर किसी इदारे के पास प्रॉपर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टीचर्स हों तो आई थिंक दैट विल बी इनफ कि वो आपको सारी चीजें सिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा, हम लोगों ने जो फर्म्स में धक्के खाए होते हैं ना जी, वो बहुत ज्यादा होते हैं। आप में से जो लोग, अगर कोई बंदा सीए के बैकग्राउंड से है, इस क्लास में होते हैं सीए स्टूडेंट्स वगैरह, तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि फर्म्स में किस तरह से हमें चीजें सिखाई जाती हैं और कितना कुछ हमें झेलना पड़ता है। तो उसके बाद जाके हम लोग इस लेवल पे पहुंचते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। टैक्स के बारे में मैं बता रहा था, तो वापस हम चलते हैं जी अपने टैक्स के टॉपिक पे। तो टैक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अब आगे थोड़ा सा चले ना, कि टैक्स के बारे में तो आपने देख लिया है। अब हुकूमत ने करना है ये टैक्स कलेक्ट। अब अगर हुकूमत ने ये टैक्स कलेक्ट करना है ना, तो हुकूमत ये टैक्स कलेक्ट करेगी कैसे? उसके लिए हुकूमत डेफिनेटली कोई इदारा बनाएगी। अच्छा जी, क्या इदारा बनाएगी? वो इदारा बनाएगी जी, एक इदारा है एफबीआर। अच्छा जी, हुकूमत ने क्या इदारा बना दिया? एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसका काम है कि पूरे मुल्क से टैक्स को कलेक्ट करे। लेकिन क्या एफबीआर के जो नुमाइंदे हैं वो लोगों के घरों से जाके टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, ये तो एक मुश्किल चीज है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये एफबीआर की वेबसाइट भी आपके सामने ओपन कर देता हूँ। आईरस जो है वो एफबीआर का सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेशनल वेबसाइट है। लेकिन एफबीआर की बतौर इदारा जो वेबसाइट है वो ये वेबसाइट है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वेबसाइट से इटसेल्फ। तो इसके ऊपर भी आपने अच्छे से गौर करना है। इस वेबसाइट को भी पूरी तरीके से आपने, जिसे कहते हैं, इसको छान मारना है। बहुत कुछ मिलेगा आपको इसमें से। अच्छा, तो क्या एफबीआर ये सारा काम अपने जो नुमाइंदे हैं उनसे करवा सकता है? नहीं, इतनी कलेक्शन करना जो इंसानों का काम नहीं है, इसके लिए टेक्नोलॉजी को यूज करना मस्त था। तो एफबीआर ने क्या किया? एफबीआर ने कहा कि भाई सबसे पहले ना एक कानून बना लेते हैं, एक जाब्ता बना लेते हैं कि हमने चलना कैसे है, ठीक है। जाब्ते की बात आई है तो एफबीआर ने क्या किया? एफबीआर ने कहा कि गवर्नमेंट को कहा कि भाई आप अपनी कानून साज असेंबली को कह के, या जो भी उस टाइम के प्रेसिडेंट हैं उन्हें कह के कि भाई आप हमें एक ऑर्डिनेंस दें, एक कानून दें, एक एक्ट दें, जिसके जरिए हम लोग टैक्स की फाइलिंग करवा सकें, जिसके जरिए हम लोग टैक्स कलेक्ट कर सकें, या वो टैक्स पेयर जिसे आप टैक्स लेना चाह रहे हैं उसको पता हो कि उसने टैक्स पे कैसे करना है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने बना दिया जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001।
ठीक है। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वो किताब है, कानून की वो किताब है जिसके मुताबिक आप लोग टैक्स की फाइलिंग करते हैं। ये किताब आपको कहाँ से मिलेगी जी? ऐसे आपने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे ऑर्डिनेंस के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे जाके आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के नाम से ये फाइल मिल जाएगी। ठीक है जी। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की डिफरेंट जो है ना पब्लिकेशंस, डिफरेंट जिल्दें आ रही हैं। इसमें जो सबसे अपडेटेड वाली होती है ना वो ये सबसे ऊपर आ रही है। ठीक है। तो अभी ये जो सबसे ऊपर वाली है ना ये अभी नहीं शुरू हुई, ये अगले साल से शुरू होना है। ये भी आगे जाके आपको समझाऊंगा कि किस तरह से जो आपका टैक्स ईयर होता है वो आने वाले साल की बात करी जा रही होती है। तो अभी ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए ये वाला इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। यहाँ से आप एक क्लिक करेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ओपन हो जाएगा आपके सामने। ठीक है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये जी आप लोगों ने डाउनलोड कर, आपको ये पढ़ना भी सिखाऊंगा, ये है क्या चीज वो सारा कुछ सिखाऊंगा। अच्छा, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो किताब है ना इसको यूज कर रही हैं अब जो आपकी टैक्स की अथॉरिटीज हैं वो भी, और आपके जो टैक्स पेयर्स हैं वो भी, दोनों लोग इसी किताब को यूज करते हुए टैक्स की फाइलिंग कर रहे होते हैं और एफबीआर वाले टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो फाइल जो है वो जरा बड़ी है, ओपनिंग में टाइम ले रही है। यहाँ पे ऑलरेडी ओपन होगी मेरे पास किसी ना किसी टैब में, तो मैं आपको इधर, आई थिंक इधर पड़ी है। स्क्रीन शेयर नहीं आपकी? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं सर। बताइएगा जी, सब लोगों को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही या सिर्फ मिस को नहीं हो रही? सर हमें तो हो रही है। मिस काइंडली आप ना एक दफा रीज्वाइन कर लें, फिर आपको भी शो हो जाएगी। बाकी सब लोगों को शो हो रही है। ठीक है जी, थैंक यू। बाकी जिसने भी बताया, जिन लोगों ने बताया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो बात कर रहे थे जी हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के। अच्छा, ये आपके पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। इस तरीके से आपके पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आ जाएगा, अमेंडेड अप टू 4 में 2024। ये पूरी किताब जो है इसमें 242 सेक्शंस होते हैं। ये साइडों पे सेक्शंस आ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, ये सेक्शंस आ रहे हैं। ये 242 सेक्शंस हैं। हम लोगों ने जब ये प्रैक्टिकली इनकम टैक्स सीखना है ना, तो हमने क्या करना है, हमने बेंचमार्क करना है इस पोर्टल को। ये जो आप लोगों के सामने आईरिस का पोर्टल नहीं ओपन हुआ हुआ, ये आईरिस का पोर्टल है जी। इसके ऊपर डिफरेंट सारी चीजें होती हैं, हमने इन तमाम चीजों को बेंचमार्क करना है। लाइक हम रजिस्ट्रेशन पढ़ते हैं ना, तो रजिस्ट्रेशन को जैसे ही हमने देखना है, यहाँ से हम लोगों ने जाना है कि रजिस्ट्रेशन के पीछे कौन कौन से कवानीन लगते हैं, लीगल प्रोविजंस कौन कौन सी लगती हैं। हमें पता चलता है जी कि अगर मैं ये रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक भी करूंगा ना, तो ये नजर आ रहा है वन एक्शन है। मैं क्या करूंगा, मुझे पता ही नहीं रजिस्ट्रेशन होती कैसे है। तो मैंने कहीं से तो सीखनी है ना, कोई तो उसके लिए लीगल सोर्स होना चाहिए। मैं इसके पास आऊंगा कि भाई मुझे आप बताओ ये रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, क्या है। वो कहता है जी आप सेक्शन 181 में चले जाओ। ये क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 181 टैक्स पेयर्स रजिस्ट्रेशन। पेज नंबर क्या है जी, पेज नंबर 356 है। मैं क्या करूंगा, मैं सीधा पेज नंबर 356 पे चला जाऊंगा, और ये पेज नंबर 356 जी हमारे पास कोई राउंड अबाउट यहाँ पे आ जाएगा। टैक्स पेयर्स रजिस्ट्रेशन के नाम से देखें आपके सामने आ गया, एवरी टैक्स पेयर शैल अप्लाई इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड दिस एंड दैट। अब ये कंप्लीट आपको टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन बताई जाएगी। उसके बाद फिर उसके सब सेक्शंस भी आ रहे हैं, 181A, 181AA। ये सारा कुछ आपको बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, क्या तरीकाकार है, कौन सा सेक्शन लगता है। हम लोग इस तरीके से इस चीज को पढ़ रहे होंगे। उसके बाद जैसे ही हम देखेंगे, अच्छा जी हमने ये चीज सीख ली है, हम लोग इसकी प्रैक्टिकली रजिस्ट्रेशन करेंगे। प्रैक्टिकल रजिस्ट्रेशन करके देख लेंगे। लाइक हम यहाँ पे आते हैं, प्रैक्टिकल रजिस्ट्रेशन के बारे में लर्न कर लेंगे कि भाई रजिस्ट्रेशन हो कैसे रही है। ठीक है। यहाँ पे नेम वगैरह हमने सेलेक्ट करना होता है, वो सारा कुछ कर आके एसोसिएशन पर्सन को, पार्टनरशिप को रजिस्टर कर रहे हैं, फॉर्म रजिस्टर कर रहे हैं, और भी काफी सारी चीजें हैं। ठीक है। ये सब कुछ हम सीखेंगे। इसके बाद अगर हम लोग रिटर्न वगैरह फाइल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको पता है ये आपकी रिटर्न यहाँ से फाइल होती है। नॉर्मल रिटर्न ऐसे आपने टैक्स पीरियड वगैरह अप्लाई कर देना होता है, यहाँ से आपकी रिटर्न फाइल होना शुरू होती है। लेकिन अब हमें तो पता ही नहीं है कि रिटर्न को फाइल करना किस सेक्शन के अंडर है। ठीक है। हमें आईआरएस ही बताता है कि जी रिटर्न आपकी फाइल होती है अंडर सेक्शन 114। अच्छा, कैसे पता चला जी? ये देखें, ये रिटर्न का सेक्शन आ गया। तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल रिटर्न्स वगैरह लिखी हुई है ना, यहाँ पे सेक्शन 114 नहीं आ रहा, लेकिन जब आप इसको क्लिक करके ओपन करते हैं तो फिर आपके सामने सेक्शन 114 लिख के आ जाता है टैक्स पीरियड सेलेक्ट करने के बाद। तो वो जो टैक्स पीरियड सेलेक्ट करने के बाद आपके पास आता है, वो बेसिकली आपका सेक्शन होता है। जैसे ही अभी मैं ये ओपन करूंगा, 2019 का तो पहले हो चुका है, मैं यहाँ पे 2017 लिख लेता हूँ, लाइक, ताकि एक दफा ओपन करके आप लोगों को दिखा सकूँ।
अच्छा जी, 17 वाला भी है पहले से। सोलह देखते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, अगर आप यहाँ पे ऊपर जाएं तो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 114 रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड वॉलंटरीली फॉर कंप्लीट ईयर, यानी रिटर्न फाइल करने का सेक्शन 114। फिर हम क्या करेंगे, नहीं पता रिटर्न कैसे फाइल करनी है, वापस जाएंगे हम अपने उसी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर, उससे पूछेंगे कि भाई बताओ सेक्शन 114 में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 114 आपको प्रॉपरली उसी टाइम पढ़ाया जाएगा। पढ़ाने के बाद आप लोग सीखेंगे सेक्शन 114 में क्या है, उसके बाद आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे प्रैक्टिकली यहाँ पे आके। ये जी आपके पास 114 यहाँ पे आने वाला है। अभी 114 आगे क्या है, रिटर्न ऑफ इनकम। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस द फॉलोइंग पर्संस आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर नेमली। अब ये कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल करनी है, ये ऊपर आप देखें तो हेडिंग भी रिटर्न्स की आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग लिंक करेंगे अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को आईआरएस के साथ पहले, फिर उसके बाद जब हम सेल टैक्स पढ़ रहे होंगे तो सेल टैक्स एक्ट को लिंक करेंगे, फिर उसके बाद जब हम लोग कंपनीज वगैरह बना रहे होंगे इजी फाइल डिजिटल पे तो हम लोग कंपनीज एक्ट 2017 को लिंक करेंगे, पार्टनरशिप फर्म बना रहे होंगे तो हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 को लिंक करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देख रहे होंगे तो हम पीएसडब्ल्यू एक्ट 1961 को देख रहे होंगे, कंपनी फर्म रजिस्टर कर रहे हैं हम लोग इंजीनियरिंग काउंसिल में तो हम पीईसी एक्ट 1961 को देख रहे होंगे। तो हर चीज हमने कानूनी तरीके से करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक रट्टा सिस्टम बता दूं कि भाई फलां बटन को दबाएंगे ये होगा, फिर फलां बटन को दबाएंगे ये होगा, तीसरे बटन को दबाएंगे तो ये हो जाएगा। हमने आज तक पढ़ लिया, काइंडली इस चीज को आप लोग अपने थोड़ा माइंड में रखिएगा। देन मैं कोशिश करता हूँ कि हम जो दूसरी क्लास है वो कल ही दोबारा करते हैं, ठीक है, जो ताकि हमारे ये रब जो है वो बिल्कुल कायम रहे। और कल मंडे है, वैसे तो आपकी क्लास का दिन नहीं बनता, बट इंशाल्लाह हम कल क्लास अपनी कंटिन्यू करेंगे ताकि जो चीज़ें हम आज हमसे रह गई हैं वो कल प्रॉपरली पूरी की जा सके, तो हमारी ये क्लास अधूरी ना रहे। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतने टाइम तक साथ दिया इंटरनेट की खराबी के बावजूद। तो ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, आप सब लोग कीमती टाइम के लिए। आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो वो आप लोग जरूर ग्रुप में पूछें, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ ग्रुप में। और कल तक के लिए वेट करें, कल शाम 6 बजे हमारी दोबारा से क्लास होगी और हम इससे आगे ही चलेंगे, ठीक है। आज हमने कहाँ तक बात कर दिया जी, आज हमने बात कर ली है कि रिटर्न फाइलिंग क्या होती है। तो मैं आपको बता रहा था कि जी रिटर्न ऑफ इनकम ये होता है, फाइलिंग ये होती है, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। इससे ऑनवर्ड कल हमने मूव करना है और हम अपनी प्रॉपर क्लास कंप्लीट करेंगे और इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन भी देखेंगे हम कल, एनटीएन रजिस्टर कैसे करते हैं वो भी देखेंगे और थोड़ा बहुत रिटर्न फाइलिंग को भी टच करेंगे कल ही प्रैक्टिकली। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बट क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा जरूर होता है, अब आज नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। काइंडली ग्रुप में मैसेज करें, अपने ग्रुप्स में जाएं, जो जो जिसका क्वेश्चन है वो आप लोग क्वेश्चन करें, मैं सबके सवालों के जवाब वहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अल्लाह हाफिज।